Good evening, guys. Let us discuss anthropology. Today, we will discuss anthropological theories one by one in detail. Okay. Now, why क्या ज़रूरत होती है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज को स्टडी करने की? ओके. हम पहले स्टडी करते हैं एवोल्यूशनिज्म. ओके. एक हर्बर्ट स्पेंसर थे, फिलोसोफर थे वो, इंग्लिश के. तो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी एक बुक लिखी थी, उसमें एवोल्यूशन को डिफाइन किया था उन्होंने. ठीक है. तो क्या होता है कि एवोल्यूशन होता क्या है कि चेंज होती है फ्रॉम होमोजेनिटी टू हिट्रोजेनिटी. पहले चीज़ें होमोजेनियस होती हैं, एक जैसी होती हैं, उसके बाद हिट्रोजेनिटी की तरफ बढ़ती है. और क्या होता है, वो कैसे बढ़ती है, क्योंकि उसमें चेंजेस आती रहती हैं, डिफरेंशिएशन आती रहती हैं. ठीक है. तो हर्बर्ट स्पेंसर ने एवोल्यूशन को दिया था इन इस बुक प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट. क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट में जो जिन्होंने जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के जो मेन थिंकर्स थे, उनके नाम हैं ईबी टाइलर, जेम्स फ्रेजर, ओके, देन आर आर मैलेट. ओके. तो इन्होंने क्या कहा, टाइलर जो थे उनको फादर भी कहा जाता है मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी का. ओके. तो टाइलर ने क्या डिफाइन किया कल्चर को के बारे में उसने बोला कि कल्चर जो है एक कम्प्लेक्स है, जो कि इंक्लूड करता है नॉलेज, बिलीफ, जो कि शेयर किए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. तो ईबी टाइलर फादर थे मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के. ओके. तो इन्होंने डिफाइन किया कल्चर को. तो टाइलर ने कहा कि कल्चर की एवोल्यूशन कैसे हुई. इन्होंने कहा कि पहले आई स्टोन एज, ठीक है, उसके बाद ब्रॉन्ज एज आई और आयरन एज आई. ये एजेस हम प्री हिस्टोरिक कल्चर में डिस्कस करेंगे. अब एक भी टाइलर को क्या कहा जाता है, वो आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. वो फील्ड वर्क नहीं किया उन्होंने. ओके. तो इन्होंने कहा कि जो एवोल्यूशन है उसका स्टार्ट हुआ सैवेजरी से. फिर कौन सी स्टेज आती है, बार्बरिज्म. उसके बाद फिर आती है सिविलाइजेशन. ओके. तो उसके बाद जेम्स फ्रेजर थे. जेम्स फ्रेजर ने बुक लिखी थी गोल्डन बुक. तो इन्होंने कहा, ये सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है. तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले एवोल्यूशन के टाइम पे, जब एवोल्यूशन की में सबसे पहली स्टेज आती है मैजिक की, उसके बाद फिर रिलीजन आता है और उसके बाद फिर साइंस आती है. इस तरह से इन्होंने एवोल्यूशन को डिफाइन किया. तो इन्होंने साथ में मैजिक के बारे में इन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया अपनी इस बुक में. तो इन्होंने कहा कि दो तरह के दो प्रिंसिपल्स होते हैं मैजिक के. एक होते हैं लॉ ऑफ सिमिलरिटी
और एक होता है लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिलीजन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं मॉर्गन। तो मॉर्गन ने क्या किया, इन्होंने बुक लिखी थी लीक ऑफ द इरोक्यूस। ये हम इनका मॉर्गन जी का नाम, हम ये बुक का कोट हम बड़ी आगे कंसेप्ट में करेंगे। तो एल एच मॉर्गन जो थे, इन्होंने इरोक्यूस इंडियंस के ऊपर वर्क किया। तो इन्होंने बुक लिखी द लीग ऑफ द इरोक्यूस बाय स्टडिंग इरोक्यूस इंडियंस, ठीक है। मॉर्गन ने, आपको पता होगा कि इन्होंने हम किनशिप में स्टडी करेंगे कि क्लासिफिकेटरी टर्म्स, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स क्या होती हैं किनशिप की, इन इस बुक, ठीक है। तो बुक का नाम क्या था, सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। तो मॉर्गन ने बुक लिखी थी सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली इन 1870। इन्होंने डिस्क्रिप्टिव टर्म्स और क्लासिफिकेटरी टर्म्स को बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है उसमें। तो ये हम किनशिप जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डिफरेंट जो सिक्स सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेटरी के, किनशिप के, ओमाहा है, इरोक्यूस है, क्रो है ना। तो हम ये 6 हैं, तो उसमें हम आराम से वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को। जो मॉर्गन थे, इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। मॉर्गन ने बड़ी सारी स्टडीज की, इन्होंने बुक लिखी थी एंशिएंट सोसाइटी, ठीक है। तो उसमें भी 3 स्टेजेस दी इन्होंने सिविलाइजेशन की, सैवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन, ओके। तो इन्होंने सक्सेसिव फॉर्म्स ऑफ फैमिली भी दी, ये भी हम पढ़ेंगे किनशिप में। कॉन्सैंगिन फैमिली आई सबसे पहले, पुनालुआन फैमिली आई, संडासमियम फैमिली आई, ठीक है, पैट्रियार्कल फैमिली आई, फिर मोनोगैमियन फैमिली आई, ओके। कॉन्सैंगिनियन, फिर पुनालुआन, संडासमियम, पैट्रियार्कल एंड मोनोगैमियन। तो स्टार्ट कैसे हुआ, कॉन्सैंगिन फैमिली से। तो जे बेचोफन थे, ठीक है, इन्होंने भी कल्चरल एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। तो इन्होंने 4 फेसेस दिए कल्चरल एवोल्यूशन के। हिटियरिज्म दिया, ठीक है। उसके बाद दिया डास मुटेरिचिस्ट, हिटेरिज्म, डास म्यूचरिस्ट। उसके बाद दिया डायोनीसियन एंड द अपोलोनियन, ठीक है। तो ये उन्होंने कल्चर को इस तरह से, एवोल्यूशन जो है कल्चर का, या स्टेजेस जो है सिविलाइजेशन की, इस तरह से एक्सप्लेन की। तो सबसे पहले आता है हिटेरिज्म, ठीक है। तो उसके बाद आता है डास मुटेरिच, उसके बाद आता है द डायोनिसियन, उसके बाद आता है द अपोलोनियन, ठीक है। हिटेरियन, दास मुचरिचिस्ट, द डायोनिसियन, देन अपोलोनियन, ठीक है। तो अब ये कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को। अब अकम्प्लिशमेंट क्या थी इसकी, ठीक है। तो इन्होंने ये अर्लियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये बताने की कोशिश की कि ये साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ठीक है। तो इन्होंने जो 3 जो बेसिक एजम्पशंस थी वो इन्होंने दी। एक तो ये कहा कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड होती है, कि हर ह्यूमन बीइंग एक जैसी दिमाग रखता है और एक जैसे सोचने की क्षमता रखता है, इन्होंने अजम्पशंस दी, ठीक है। तो इन्होंने कंपैरेटिव मेथड स्टडी किया, कंपैरेटिव मेथड, ठीक है। तो ये इनकी
assumptions थी। उसके बाद कल्चरल फिनोमेना जो है वो नेचुरलिस्टिक फैशन में स्टडी करना चाहिए। कल्चर को एनवायरनमेंट, उनके ही एनवायरनमेंट में जाके स्टडी करना चाहिए। तो नेचुरलिस्टिक फिनोमेना को समझते हुए कि ये एक नेचुरलिस्टिक फिनोमेना है कल्चर, ये एजम्पशन इन्होंने दी। तो अब इनकी क्रिटिसिज्म भी बड़ा हुआ है इनका थ्योरीज का, ठीक है। तो जैसे डिफिजनिस्ट आए, इसके बाद फंक्शनलिस्ट आए। डिफिजनिस्ट ने कहा कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो उन्होंने डिफिजनिज्म के जरिए उन्होंने कल्चरल को एक्सप्लेन किया, ठीक है। फंक्शनिस्ट ने फंक्शनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर को एक्सप्लेन किया। तो ये इन्होंने क्रिटिसाइज किया इस चीज को। फ्रांस बॉज ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। उसके बाद ये क्लासिकल एवोल्यूशन हम जब पढ़ते हैं तो हम उसके बाद साथ इसके साथ ही हम पढ़ लेते हैं नियो एवोल्यूशनिज्म। अब नियो एवोल्यूशनिज्म ये दिया था, ये इसके जो थिंकर्स, जो इनमें जो थिंकर्स आते हैं वो थे चिल्डे, ठीक है। उसके बाद आते हैं वाइट, लेस्ले वाइट, ओके। उसके बाद आते हैं जूलियन स्टीवार्ट, सहलिन एंड सर्विस, ठीक है। ये 1930 में न्यू एवोल्यूशनिज्म हुई थी, डिस्कवर इमर्ज हुई थी। तो इन्होंने कहा कि यूनिलीनियर सीक्वेंस नहीं है कल्चरल एवोल्यूशन का, कोई सीरीज ऑफ स्टेजेस से पास नहीं हुआ है कल्चर, या फिर कोई इसकी स्टेजेस नहीं थी, सिमिलर स्टेजेस नहीं थी। तो इन्होंने कहा, एक न्यू इन्होंने प्रपोज किया। इन्होंने कहा कि यूनिलीनियर नहीं है कल्चर, कल्चर एक पैराबोलिक कर्व की फॉर्म में है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कल्चर जो है वो एक जगह में उत्पन्न होता है, ठीक है। कल्चर बोर्न होता है, एक उसकी फॉर्म होती है कल्चर की। लेकिन जब वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है तो वो एक डिफरेंट हो जाता है। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर ए पॉइंट पे कल्चर की बर्थ हुआ, बॉर्न हुआ कल्चर, ठीक है। एक फॉर्म थी उसकी कॉमन। जब वो डिफरेंट डायरेक्शंस भी है, मान लो 5 डायरेक्शंस में ही जाता है कल्चर, वो इवॉल्व होता है, कल्चर जाता है, तो क्या होता है कि वो डिफरेंट शेप ले लेता है। फिर उसके बाद वो दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो लेकिन जब ओरिजिनल फॉर्म की तरफ बढ़ता है वो मॉडिफाइड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये कहा नियो एवोल्यूशनिज्म ने। तो न्यू एवोल्यूशनिज्म में थे, ब्रिटिश के थे वी गॉर्डन चिल्डे, अमेरिकन के थे जूलियन स्टीवार्ट एंड लेस्ले वाइट, ठीक है। तो वी गॉर्डन चिल्डे ने एक बुक लिखी थी, सोशल एवोल्यूशन, फेमस बुक थी बड़ी। इन्होंने कहा 3 मेजर इवेंट्स हुए कल्चर में, ठीक है। सबसे पहले फूड की प्रोडक्शन हुई, उसके बाद फिर अर्बनाइजेशन आई, और उसके बाद फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। वी गॉर्डन चाइल्ड ने ये दिया, ठीक है। तो वी गॉर्डन चाइल्ड ने तो बहुत सारी एग्जीबिशंस की, एक्सकेवेशंस की। तो इन्होंने क्या किया, जो आर्कियोलॉजिकल पीरियड था, प्री हिस्टोरिक पीरियड था, उसको डिवाइड किया पैलोलिथिक पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में, कैलकोलिथिक पीरियड में, और ब्रॉन्ज एज में और आयरन एज में इन्होंने डिवाइड किया आर्कियोलॉजिकल पीरियड को या प्री हिस्टोरिक पीरियड को। तो ठीक है, ये किया इन्होंने एक्सप्लेन। अब वी डी गॉडे वीडी चाइल्ड ने कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से एवोल्यूशन होती है। टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है, इंप्रूव होती है, मॉडर्नाइज होती है, तो ऐसे ऐसे कल्चर जो है वो ग्रो करता है, ठीक है।
उसके बाद आते हैं लेस्ले वाइट। तो लेस्ले वाइट जो थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो लेस्ले वाइट ने क्या किया, अब पहले जो थे वीडी कॉडे चाइल्ड, उन्होंने कहा कि कल्चर है क्या, बेसिकली टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है। तो इन्होंने और इसमें मॉडिफिकेशन की लेस्ले वाइट ने। इन्होंने एक इक्वेशन दी, एनर्जी इनटू टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू कल्चर। तो कल्चर है क्या, बेसिकली एनर्जी कितनी हार्नेस करते हैं और टेक्नोलॉजी कितनी है। लो एनर्जी हाई टेक्नोलॉजी लो कल्चर, हाई एनर्जी लो टेक्नोलॉजी लो कल्चर, हाई एनर्जी हाई टेक्नोलॉजी हाई कल्चर। तो इन्होंने ये इक्वेशन दी। कल्चर को एनालाइज अगर करना है तो हम इस इक्वेशन के बेस पे कल्चर को एनालाइज कर सकते हैं, कल्चर को स्टडी कर सकते हैं, कल्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सोसाइटी में। ठीक है। उसके बाद लेस्ले वाइट हो गए। उसके बाद आगे जूलियन स्टीवार्ट। जूलियन स्टीवार्ट जो थे ये भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ठीक है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कल्चरल इकोलॉजी का। ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन। ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थ्योरी ऑफ, लिख लो, थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन। किन्होंने बुक लिखी? जूलियन स्टीवार्ट ने बुक लिखी थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन। ठीक है। तो जूलियन स्टीवार्ट ने कहा कि जितनी भी सोसाइटीज हैं वो एवोल्यूशनरी स्टेजेस सेम नहीं होती हैं। तो रेवोल्यूशन, इन्होंने कहा कि एवोल्यूशन जो है वो मल्टीलिनियर है, जूलियन स्टीवार्ट ने कहा। ठीक है। एक तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कल्चरल इकोलॉजी का कि एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है कल्चरल एवोल्यूशन में, और दूसरा इन्होंने ये कहा कि मल्टीलिनियर एवोल्यूशन है। ठीक है। तो इन्होंने कहा जो है, इन्होंने टाइपोलॉजी दी कल्चर एवोल्यूशन की। इन्होंने कहा यूनिलिनियर एवोल्यूशन, उसके बाद मल्टीलिनियर एवोल्यूशन, तीसरी टाइपोलॉजी जो थी वो थी यूनिवर्सल एवोल्यूशन। तो यूनिवर्सल एवोल्यूशन क्या हो गया, यूनिलिनियर एवोल्यूशन क्या हो गया, तो कल्चर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से पास करता है, सक्सेसिव स्टेजेस होती हैं उसकी, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ओके। उसके बाद जैसे जो क्लासिकल एवोल्यूशन थे, ई बी टॉयलर, एल एच मॉर्गन, तो वो उनको बोला जाता है यूनिलिनियर एवोल्यूशनिस्ट। हम मल्टीलिनियर एवोल्यूशन में इसने कहा कि स्टेजेस सेम नहीं होती हैं, तो हर एक रीजन्स में डिफरेंट स्टेजेस फॉलो की जाती हैं कल्चर की। जैसे कल्चर ग्रो करता है आइस एरिया में, डेजर्ट एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में, प्लेन एरिया में, वो डिफरेंट है क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट है। तो डेजर्ट एरिया में कल्चर अलग तरीके से एडवांस होएगा, प्लेन एरिया में अलग तरीके से एडवांस होएगा, फॉरेस्ट एरिया में कल्चर की एवोल्यूशन की डिफरेंट स्टेजेस होंगी। तो इन्होंने ये इस चीज पे बल दिया। ठीक है, यूलियन स्टीवार्ट ने। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, कल्चर कोर का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। तो कल्चर कौन इन्होंने दिया, कल्चर कोर का कॉन्सेप्ट दिया। तो कल्चर कोर जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट में। ठीक है। उसके बाद कुछ और कल्चरल ट्रेड्स दिए, जैसे स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, सिंबोलिज्म, आइडियोलॉजी। ठीक है। और स्ट्रक्चर जो है
वो बताता है कि सोसाइटी का पॉलिटिकल स्टेटस कैसा है, इकोनॉमिक सेटअप कैसा है, सोशल सेटअप कैसा है। ठीक है। तो उसके बाद देखो कल्चर इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, कल्चर कोर का कॉन्सेप्ट दिया यूरेन स्टीवार्ट ने। ओके। तो अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कल्चर इकोलॉजी की? देखो स्टीवार्ट की अप्रोच को इस्तेमाल करके, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कल्चर को। ठीक है। तो एग्जाम्पल एनएमएस कम्प्लेक्स, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। ठीक है। तो एलपी विद्यार्थी ने इसी यूलियन स्टीवार्ट की अप्रोच को कि एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है कल्चर एवोल्यूशन में, इसको इस्तेमाल करके उन्होंने, एलपी विद्यार्थी ने नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट डिफाइन किया। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे पेपर 2 में। ओके। तो उसके बाद आते हैं, हमने डिस्कस किया पहले वी गॉड ए चाइल्ड, वी गॉडन चाइल्ड। दूसरा हमने डिस्कस किया लेस्ले वाइट। तीसरा हमने डिस्कस किया यूलियन स्टीवार्ट। ठीक है। और अब हम डिस्कस करेंगे साहलिन एंड सर्विस को। अब मार्शल साहलिन ने क्या कहा, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एवोल्यूशन बताया, सोसाइटीज की ये जो एवोल्यूशन होती है उसको डिफाइन किया एज ए जनरल एंड स्पेसिफिक। ठीक है। तो जनरल एवोल्यूशन जो होता है, इन्होंने दिए कॉन्सेप्ट, जनरल एवोल्यूशन दिया और स्पेसिफिक एवोल्यूशन दिया। जनरल एवोल्यूशन होती है पहले, ठीक है, उसके बाद जब एनवायरनमेंट, डिफरेंट एनवायरनमेंट को देखते हुए कल्चरली में स्पेसिफिक एवोल्यूशन होती है। ठीक है। उसके बाद मार्शल सालिन हो गए, फिर उसके बाद एलमॉन सर्विस। एलमॉन सर्विस ने क्या कहा, इन्होंने स्टेजेस, 4 स्टेजेस दी सोशल एवोल्यूशन की, और हम इसको 4 लेवल्स भी बोलते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है। तो वो 4 स्टेजेस क्या थी, बैंड, ट्राइब, चीफडम एंड स्टेट। इन्होंने 4 फॉर्म्स दी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, और एवोल्यूशन के भी इन्होंने 4 स्टेजेस दिए एलमॉन सर्विस ने। ठीक है। तो इन्होंने, तो क्रिटिसिज्म था, इनको भी क्रिटिसाइज किया, जो इनके बाद जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, थ्योरिस्ट आए। तो इसको एज ए थ्योरी नहीं माना गया, इसको एज ए मेथोडोलॉजी की तरह ट्रीट किया गया। ठीक है। तो हमने डिस्कस किया क्लासिकल एवोल्यूशन और न्यू एवोल्यूशन। ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी हम डिस्कस करते हैं, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म बाय फ्रांस बॉस। तो फ्रांस बॉस ने हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म थ्योरी दी। ठीक है। तो फ्रांस बॉस ने क्या कहा कि हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म जो है वो कहती है कि हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर होता है। तो कल्चर जो है वो पर्टिकुलर उसकी यूनिक हिस्ट्री होती है। तो कोई यूनिवर्सल लॉज नहीं है कल्चर के लिए। तो हर एक की अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक कल्चर है, पर्टिकुलर, और इसकी एक यूनिक हिस्ट्री है कल्चर की।
ठीक है। तो जो 4 इन्होंने मेन मेथड्स थे, ठीक है, तो इन्होंने दिए बायोलॉजिकल, कल्चरल, सोशियो आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्ट, ये इसकी ब्रांचेस हैं बेसिकली। ठीक है, बायोलॉजिकल और कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, अब फ्रांस बॉज ने इन्होंने इथनो सेंट्री को रिजेक्ट किया और अडॉप्ट किया कल्चरल रिलेटिविज्म को कि ऑल कल्चर्स आर इक्वल। ठीक है, तो इन्होंने ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर फोकस किया और और क्या हुआ, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की तरफ एंथ्रोपोलॉजी मूव करने लगी। ठीक है, तो ये है फ्रांस बॉज का हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। तो इन्होंने डाटा कलेक्शन पे फोकस किया। ठीक है, फ्रांस बॉज ने। ठीक है, तो अब फ्रांस बॉस ने एक हिस्ट्री की, एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री में बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि इन्होंने कल्चरल रिलेटिविज्म को कॉन्सेप्ट दिया। तो अब डिसिप्लिन का था, थोड़ा सा पास्ट जो था वो रेशियल था। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि कल्चर है वो इक्वल होते हैं, सब जगह इक्वली डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म फ्रांस बॉस ने फाउंडेशन ले किया किसका, फील्ड वर्क का, और वुमेन की एंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज हुई एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिफ्यूजनिज्म। अब डिफ्यूजनिज्म है क्या? डिफ्यूजनिज्म में ब्रिटिश के एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, अमेरिकन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे और जर्मन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, तो डिफ्यूजनिज्म का ये कहना था डिफरेंट कल्चरल कम्प्लेक्सेस या कल्चरल ट्रेड्स डेवलप होते हैं अलग एरियाज में, अलग टाइम पे, अलग अलग पार्ट्स में। तो उसके बाद वो धीरे धीरे फिर उसके बाद फिर वह उनकी डिफ्यूजन हो जाती है टू द अदर पार्ट्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो डिफ्यूजनिज्म का ये कहना था कि एवोल्यूशन नहीं हुई है डिफ्यूजनिज्म में। ठीक है, ये स्प्रेड हुआ है कल्चरल ट्रेड्स का, म्यूचुअल कंटैक्ट्स की वजह से, हिस्टोरिकल हैपनिंग्स हुई हैं कुछ कुछ उसकी वजह से ये इसका डिफ्यूजनिज्म हुआ है। ठीक है, तो इसमें आते हैं, ब्रिटिश में आते हैं स्मिथ आते हैं, पैरे आते हैं, डब्ल्यू एच रिवर्स आते हैं। स्मिथ, पैरे एंड डब्ल्यू एच रिवर्स तो मेन स्कॉलर्स थे, मेन थिंकर्स थे। ठीक है, इनका ये कहना था कि इजिप्ट जो है वो कल्चरल क्रेडल है ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने बोला इजिप्ट इज द कल्चरल क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड, कि डेवलपमेंट इजिप्ट में हुई। ठीक है, तो उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो स्प्रेड हुई अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो अब देखे जाएं, अब बैलनीज टेम्पल हाँ की हम बात करें, जापानीज पगोडास की बात करें, ठीक है, मयान पिरामिड्स की बात करें, तो ये इमिटेशन है किसकी, इजिप्टियन कल्चर की। ओके, उसके बाद आते हैं
रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स जो थे ये क्या थे, ये डेविड डिफ्यूजनिज्म थे। ये फाउंडर थे ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, एथनोलॉजिस्ट भी थे और साइकियाट्रिस्ट भी थे। तो बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ट्रीटिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफिसर्स हु वर सफरिंग फ्रॉम शेल शॉक इन ऑर्डर टू रिटर्न देम टू कॉम्बैट। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया। तो ये रिवर्स जो थे, तो इन्होंने एक्सपीडिशन की टॉरस स्ट्रेट में। कहां पे? टॉरस स्ट्रेट में। कैम्ब्रिज की एक्सपीडिशन हुई टॉरस स्ट्रेट में, तो उसमें ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये तो इन्होंने मेलेनिशियन सोसाइटी की, रिवर्स ने बुक लिखी द हिस्ट्री ऑफ मेलेनिशियन सोसाइटी। ओके, तो इन्होंने एवोल्यूशनिज्म के खिलाफ भी इन्होंने बात की। ठीक है, तो ये था WH रिवर्स, जो कि इंग्लिश के थे। ओके, उसके बाद आते हैं स्मिथ। स्मिथ हैं, पेरी हैं। तो अगर हम स्मिथ की बात करें, इन्होंने भी यही कहा कि इजिप्ट जो है वो क्रैडल है। ठीक है ना। पैरे जो थे, जैसे मेगालिथ कल्चर है, पैरे ने कहा जो मेगालिथ कल्चर है वो ट्रांसमिट हुआ इजिप्ट से, सब वर्ल्ड में गया। ओके, उसके बाद जर्मन और कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म आए। ठीक है, अब जर्मन के मेन थे, वो थे फ्रिट्स ग्रैबनर और सकमिट। ठीक है, तो सकमिट थे, ग्रैबनर थे और रैटजाल थे। रैटजाल, ग्रैबनर और स्मिथ, तीन थिंकर्स थे। तीन थिंकर्स को हम स्टडी करेंगे जर्मन डिफ्यूजनिज्म में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि इजिप्ट इज नॉट द क्रैडल, कल्चरल क्रैडल ऑफ द वर्ल्ड, बट अलग जगहों पे भी कल्चर की शुरुआत हुई। ठीक है, तो वहां से ये माइग्रेट हुआ टू द अदर प्लेसेस। ठीक है, तो ये कल्चर सर्कल का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस स्कूल को हम बोलते हैं कल्चर क्रीज स्कूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बो एंड एरो का कल्चर जो था वो इंडोनेशिया से गया अफ्रीका में। बुद्धिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ इंडिया से, फिर वो गया मंगोलिया में। ठीक है, तो कैथोलिक जो क्लर्जी थी वो इसको डोमिनेट कर रही थी। ओके, फिर इसमें आते हैं सकमीड, आते हैं ग्रैबलर, आते हैं रैटजल, आते हैं। ठीक है, मैंने बताया। तो जो ग्रैबलर थे उन्होंने कल्चर सर्कल्स का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, कल्चर सर्कल का कॉन्सेप्ट दिया। तो अब देखिए, अब जर्मन की जो डिफ्यूजनिज्म स्कूल था उसने बर्थ दिया अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कल्चर सर्कल का कॉन्सेप्ट दिया जर्मन ने। ठीक है, और ये भी कहा कि इजिप्ट में नहीं हुई कल्चर क्रैडल, नहीं है, और जगह में भी हुई है। ओके, तो अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म में कौन थे?
फ्रांस बॉस थे, क्लार्क विस्लर थे और क्रॉपर थे। ठीक है। तो फ्रांस बॉस को हम अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म का फाउंडर भी बोलते हैं, इज फाउंडर ऑफ द अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। इन्होंने कल्चर एरिया का कॉन्सेप्ट दिया। कल्चर एरिया, कल्चर सेंटर और कल्चर मार्जिन, ये कंसेप्ट दिया अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म ने। ठीक है। चाहे वो विस्लर हो, चाहे फ्रांस बॉस हो, चाहे क्रोबर हो, तो इन्होंने ये अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म से बिलोंग करते थे। ठीक है। तो कल्चर सेंटर का कॉन्सेप्ट दिया, कल्चर मार्जिन का कॉन्सेप्ट दिया, कल्चर एरिया का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। तो ये था डिफ्यूजनिज्म। अब डिफ्यूजनिज्म की अकम्पलिशमेंट्स क्या थी, क्योंकि इन्होंने कल्चर एरियाज का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कल्चर सेंटर्स का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कल्चर मार्जिन का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। इन्होंने कहा, इन्होंने यूनिलीनियर को क्रिटिसाइज किया और कहा कि कल्चर की एवोल्यूशन तो बाकी जगह में भी एवोल्यूशन हुआ है कल्चर, तो वहां से फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में गया है। ठीक है। तो अब इसमें क्रिटिसिज्म कैसे हुआ, इसको चैलेंज किया डिफ्यूजनिज्म को जो फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट थे, मेलिनोस्की ने और रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है। लेकिन कहते हैं कि एक्सट्रीम डिफ्यूजनिज्म भी जो है वो रेसिस्ट हो जाती है, ये कहा था, ऐसा ऐसा बिलीव किया जाता था और है भी है। ठीक है। और क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म अगर डिविजनिज्म को अगर हम कंपेयर करें तो होता क्या है, कल्चर बेसिकली किसकी वजह से हुआ है एवोल्यूशन, साइकिक यूनिटी ऑफ मैन की वजह से इनोवेशन हुई है, कल्चर एज इनोवेशन। लेकिन डिविजनिज्म बोलते हैं कल्चर जो है वो डेवलप्ड हुआ है लिमिटेड नंबर ऑफ लोकेशन, जहां से फिर वो ट्रेड जो है वो बाकी कंट्रीज में, बाकी वर्ल्ड में जाके वो स्प्रेड हो गए, फिर वहां पे जाके उनका ग्रोथ हुई। ये कहा था डिविजनिज्म में। ठीक है। तो उसके बाद अगली थ्योरीज आती हैं फंक्शनलिज्म, एंथ्रोपोलॉजी की थ्योरीज ऑफ फंक्शनलिज्म, जिसको दिया था मेलिनोस्की ने। फिर आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, दिया था रेडक्लिफ ब्राउन ने। फिर आता है स्ट्रक्चरलिज्म, जो दिया था लेवी स्ट्रॉस ने और एडमंड लीच ने। ठीक है। पढ़ आगे, बोल। अब मेन स्कूल्स जो थे फंक्शनलिज्म में, दो स्कूल थे। एक मेलिनोस्की का फंक्शनलिज्म था और रेडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म था। ठीक है। जो मेलिनोस्की थे वो इंडिविजुअल नीड्स का के ऊपर फोकस करते थे और बोलते थे कि कल्चर जो है वो इंडिविजुअल नीड्स को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जो रेडक्लिफ ब्राउन थे उनका फोकस था कि किस तरह से कल्चर जो है वो सोसाइटी की नीड्स को मीट करता है। ओके। तो फंक्शनलिज्म क्या है, कहता है कि कल्चर एवोल्यूशन होता है इसलिए कि वो सोसाइटी की नीड्स को, वो इंडिविजुअल की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ओके। तो जैसे bathing at a certain time, prayer in the morning, washing feet before entering the house, तो ये कल्चरल ट्रेड, क्योंकि नीड्स थी, तभी ये कल्चरल ट्रेड आए। तो मेलिनोस्की ने टर्म यूज किया फंक्शनलिज्म और ये कहा कि ह्यूमन में कुछ नीड्स होती हैं, यूनिवर्सल नीड्स होती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, एंड कस्टम्स जो है वो कल्चर डेवलप होता है टू डेवलप दोस नीड्स। ओके। तो मेलिनोस्की फंक्शनलिज्म
उसके बाद अब मेलिनोस्की ने बुक लिखी साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। ठीक है, तो मेलिनोस्की ने 3 लेवल ऑफ नीड्स के बारे में बताया। एक बताया बेसिक नीड्स, प्राइमरी नीड्स या बायोलॉजिकल नीड्स। दूसरा उसने बताया इंस्ट्रूमेंटल नीड जो कि ड्राइव नीड्स होती हैं, और उसके बाद आता है इंटीग्रेटिव नीड्स। ठीक है, तो ये अब प्राइमरी नीड्स क्या होता है, इनके इंक्लूड सेक्स एंड फीडिंग। तो ये सेटिस्फाई होती हैं फैमिली से, मैरिज से, किनशिप से। अब इंस्ट्रूमेंटल नीड्स जो होती हैं ये हमें सेटिस्फाई होती हैं, जैसे एजुकेशन नीड्स है हमारी, इकोनॉमिक नीड्स है हमारी, लीगल नीड्स है हमारी, पॉलिटिकल नीड्स है हमारी। तो इंस्ट्रूमेंटल नीड्स काम करते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेटिव नीड्स होती है जो कि यूनाइट करने में हेल्प करती हैं, जैसे रिलीजन है, मैजिक है। तो ये हमारी इंटीग्रेटिव नीड्स है। तो ये 3 तरह की नीड्स को एक्सप्लेन किया मेलिनोस्की ने। ओके, तो उसके बाद मेलिनोस्की ने स्टडी की थी ट्रॉबरियड आइलैंडर्स की। ठीक है, तो वहां पे इसने कूला रिंग की भी स्टडी की। ठीक है, तो मेन जो इनकी मेथडोलॉजी थी, वो मेथडोलॉजी थी, ये फील्ड वर्क पे फोकस किया था इन्होंने, मेलिनोस्की ने। तो मेलिनोस्की को फादर ऑफ फील्ड वर्क भी कहा जाता है, क्योंकि जब इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की, इथनोग्राफी लिखी थी, एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक बुक लिखी थी मेलिनोस्की ने। ठीक है, उसके बाद आता है रेडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, कि किस तरह से कल्चर जो है हमारी सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब रेडक्लिफ ब्राउन की बुक थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। रेडक्लिफ ब्राउन ने बुक लिखी थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। अगर आप बुक का नाम कोट करते हैं, मेन फाइंडिंग्स कोट करते हैं, यू विल फेच गुड मार्क्स। तो आप नाम लिख लीजिए इस बुक का, रेडक्लिफ ब्राउन इन हिज बुक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ओके, तो इन्होंने कंसेप्ट को इलेबोरेट किया। ठीक है, इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को क्या डिफाइन किया। सोशल स्ट्रक्चर मींस सोसाइटी है। ठीक है, तो आपस में उनकी इंटरेक्शन है। उस सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कस्टम्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, और वो जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो बाइंड करती है सोसाइटी को। दिस रूल्स बाइंड सोसाइटीज मेंबर्स टू सोसाइटीज यूजुअल एक्टिविटीज। ओके, तो इन्होंने सोशल सिस्टम की बात की, सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब सोशल स्ट्रक्चर है क्या, अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स। सोशल स्ट्रक्चर, अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन। देखो, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग बताया इसने, रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, तो अकम्पलिशमेंट्स क्या थी इनकी, क्योंकि इसने अब आज के डेट में भी एंथ्रोपोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो फंक्शनल एनालिसिस क्या हुआ, इसने जब फंक्शनलिज्म पढ़ा, फंक्शनलिज्म में हम वैल्यू करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस की, वैल्यू दी सोशल इंस्टीट्यूशंस को। तो ये कस्टम्स नहीं है जो कि पहले बोलते ये कस्टम्स है, नहीं, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंटीग्रेटेड पार्ट है सोशल सिस्टम का। ओके, हाँ, ब्राउन और मेलिनोस्की जो थे राइवल्स थे, बट स्टोरी इनकी जो थ्योरीज थी उनमें काफी सिमिलरिटी थी, बट राइवल्स थे ये, और अपनी अपनी थ्योरीज को उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। ठीक है, इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को बताया, रेडक्लिफ ब्राउन ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। ठीक है ना, किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर है क्या, बेसिकली अरेंजमेंट है पर्सन्स का,
और सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो उसके बाद हम इसके बाद आते हैं, पहले हमने क्या पढ़ा? एवोल्यूशनिज्म पढ़ा, क्लासिकल एवोल्यूशन पढ़ा, न्यू एवोल्यूशनिज्म पढ़ा, डिफ्यूजनिज्म पढ़ा, फिर हमने फ्रांस बॉस का हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म पढ़ा, फिर हमने पढ़ा मैलिनोस्की का फंक्शनलिज्म, फिर हमने पढ़ा रेडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। अब हम एडमंड लीच एंड लेवी स्ट्रॉस का हम पढ़ेंगे क्या? स्ट्रक्चरलिज्म। देखो, एमिली एमिली डर्खीम जो थे ना, वो फ्रेंच के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। डर्खीम। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी लेवी स्ट्रॉस ने, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, क्योंकि इन्होंने किनशिप के बारे में स्टडी किया लेवी स्ट्रॉस ने। ठीक है, और इन्होंने बुक लिखी थी स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। किन्होंने लिखी थी? लेवी स्ट्रॉस ने। लिख लो आप, लेवी स्ट्रॉस ने दो बुक्स लिखी थी, एक लिखी थी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप और दूसरी लिखी थी स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो जो लेवी स्ट्रॉस थे, इन्होंने बाइनरी ऑपोजिशन का प्रिंसिपल दिया, किस तरह से हम सोशल रियलिटीज को स्टडी कर सकते हैं। इन्होंने किनशिप की अलायंस थ्योरी दी, लेवी स्ट्रॉस ने किनशिप की स्टडी की, अलायंस थ्योरी दी, मिथ्स की स्टडी की लेवी स्ट्रॉस ने। ओके, तो लेवी स्ट्रॉस ने डीप स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट भी दिया, बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया। ओके, जैसे मैं बताता हूं बाइनरी सिस्टम होती क्या है, जैसे लाइफ वर्सेस डेथ, कल्चर वर्सेस नेचर, सेल्फ वर्सेस अदर्स, ये इन्होंने बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट दिया। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप के बारे में स्टडी किया, है ना। अब मिथ्स के ऊपर स्टडी की इन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं एडवर्ड लिंच। एडवर्ड लिंच जो है वो, इन्होंने बुक लिखी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाईलैंड बर्मा। ठीक है, अब जो इनसे पहले थे लेवी स्ट्रॉस, उन्होंने लिखी थी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। तो इनके बाद आए एडमंड लीच, तो इन्होंने बुक लिखी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाईलैंड बर्मा, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा। तो 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 इन्होंने दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, लेवी स्ट्रॉस और एडमंड लीच ने। ठीक है, इन्होंने हाईलैंड बर्मा की स्टडी की, कंचिन का सोशल स्ट्रक्चर स्टडी किया। ठीक है, तो लीच ने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली है क्या? ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये है वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, आप कैसे चीजों को देखते हो। ठीक है, तो इन्होंने जो लेवी स्ट्रॉस की जो अटेम्प्ट थी, उन्होंने कंबाइन किया, उसके ऊपर स्ट्रेस किया। तो टू व्यू पॉइंट्स ऑफ कल्चर, मेलेनोस्की का कल्चर था इंडिविजुअल नीड्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है, ब्राउन्स का था कि हाँ नीड्स, मैकेनिकल नीड्स को, सोसाइटी को इंटीग्रेट किया। तो इन्होंने, लेवी स्ट्रॉस ने स्टडी की और एडमंड नीच ने उसको रीआर्टिकुलेट किया। ठीक है, तो
तो लीच ने यह भी कहा कि जो नॉन वर्बल क्यूज है वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एडमंड लीच ने कहा। ओके, तो बर्मा में इन्होंने लीच ने बताया कि लार्जर थीम्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं किनशिप में और सोशल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इन्होंने मिथ्स के बारे में भी स्टडी की, एडमंड लीच ने और लेवी स्ट्रॉस ने मिथ्स के बारे में स्टडी की, सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी की, बाइनरी अपोजिशन का प्रिंसिपल दिया, उन्होंने स्ट्रक्चर थ्योरी स्टडी की किनशिप की। तो जो ये थे एडमंड लीच, इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा का स्टडी किया। ठीक है, ये था फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ओके, उसके बाद आगे आती हैं कल्चरल एंड पर्सनालिटी स्कूल्स। ठीक है, अब देखो कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस ये थ्योरीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, एवोल्यूशनिज्म, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, नियो एवोल्यूशनिज्म, इनके जो थिंकर्स, इनका क्रिटिसिज्म, इनके पोस्टुलेट्स, इनकी फाइंडिंग्स। ठीक है, फ्रांस बॉस, historical particularism, diffusionism by German, American, and English British anthropologist, uh, functionalism by Malinowski, uh, structural functionalism by Radcliffe Brown, and structuralism by Edmund Leach and Levi Strauss। तो यहाँ तक इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस।